विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 4 मई 2020 है और आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 4 मई 1955 को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा इस संस्था की स्थापना की थी। आज इस संस्था को स्थापन हुए 65 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के लिए आज मैं आप सभी लोगों को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा स्थापन की हुई संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विश्व के सभी बौद्धों को और सभी मानव जाति के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा स्थापन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के 65th एनिवर्सरी का वर्धापन दिन का आप सभी लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत सारे लोग आज भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी उनके पास नहीं है। बाबा साहब ने ऐसी कोई संस्था भी बनाई थी, ये तक आज की पीढ़ी को ये पता नहीं है। तो इसलिए आज का ये खास एपिसोड में बना रहा हूँ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इसकी जानकारी के बारे में। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये संस्था स्थापन करने के पीछे बाबा साहब की एक बहुत बड़ी मंशा थी और बाबा साहब की एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव पॉलिसी थी कि भारत में किस तरह से बौद्ध धर्म एस्टैब्लिश किया जाए और एक अच्छी व्यवस्था भारत में कैसे बनाई जाए। बाबा साहब अम्बेडकर जी 4 दिसंबर 1954 को बर्मा रंगून में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक भाषण दिया है। उस भाषण का शीर्षक है बुद्धा नीड्स नो पासपोर्ट नो वीजा और उस भाषण को बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लू प्रिंट इस नाम से जाना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये ब्लू प्रिंट इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर बर्मा में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के दूसरे कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बात वहां पर रखी। तीसरे कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बात वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के प्लेटफॉर्म पे रखी, जहां पर 54 या 60 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े ओहदे के लोग वहां पर मौजूद थे और उनके सामने बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसकी सारी कल्पना और संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहां पर रखी। बाबा साहब जब भारत में आए 1954 के दिसंबर महीने में, जब भारत में आए तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत में बौद्धों का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक संस्था बौद्धों के पास होनी चाहिए, भारत के बौद्धों के पास होनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस नाम से एक संस्था का पंजीकरण करने का कामकाज शुरू किया। बाबा साहब ने दिसंबर महीने से ये कामकाज शुरू किया और बाबा साहब को आज ही के दिन यानी 4 मई 1955 को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संस्था का पंजीकरण प्राप्त हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये संस्था रजिस्टर्ड हुई और बाबा साहब अम्बेडकर जी का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास है, जो मैंने हाई कोर्ट से मंगाया है। जो हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का ये स्टैंप लगा हुआ है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट की ये ओरिजिनल कॉपी मेरे पास द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की है। मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की यानी इस संस्था को बनाने के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर जी की क्या धारणा थी, क्या काम करना चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऑब्जेक्टिव्स मैं बताना चाहता हूं। पहला ऑब्जेक्टिव बाबा साहब लिखते हैं टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करे, ये संस्था का प्रमुख और मुख्य उद्देश्य होगा। दूसरा उद्देश्य होगा टू एस्टैब्लिश टेम्पल्स फॉर बुद्धिस्ट वर्शिप, बौद्ध धर्म के वंदनाओं के लिए बौद्ध विहारों की स्थापना करे। तीसरा ऑब्जेक्टिव बाबा साहब ने रखा टू एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर रिलीजियस एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, वैज्ञानिक और धार्मिक विषयों का अध्ययन करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस ये बनाए जाए। चौथा बाबा साहब अम्बेडकर जी का ऑब्जेक्टिव था टू एस्टैब्लिश ऑर्फेनेजेस, हॉस्पिटल्स एंड रिलीफ सेंटर्स, कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के खुद के अस्पताल हो, रिलीफ सेंटर सहायता केंद्र हो और अनाथालय हो। इस तरह का पॉलिसी बाबा साहब ने 1955 को बनाई है, जो आज 2020 में भी हमारे पास हमारा एक छोटा सा क्लिनिक नहीं है, हमारी सहायता केंद्र नहीं है और अनाथालय भी नहीं है। तो बाबा साहब ने 1955 में कहा था कि संस्था की और बौद्धों की खुद के अस्पताल होंगे। बाबा साहब ने 5वां पॉइंट रखा टू एस्टैब्लिश बुद्धिस्ट सेमिनरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्कर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बाबा साहब इसी पॉइंट में 3 बातें कह रहे हैं। पहली बात कि बौद्धों की सेमिनरी हो, और वो किस लिए हो, टू प्रिपरेशन ऑफ वर्कर, कर्मचारी, वर्कर को कर्मचारी कहा जाता है, इस तरह के कर्मचारी बनाए जाए। क्यों?
तो बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए। तो इस तरह के कार्यकर्ताओं का निर्माण करें जो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करें। उसके लिए बुद्धिस्ट सेमिनरी की जरूरत है, एक बुद्धिस्ट स्कूल जहां पर बौद्धों को प्रचार और प्रसार करने का सारा ज्ञान दिया जाए। छठा जो ऑब्जेक्टिव बाबा साहब का है, टू प्रमोट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स। सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास भारत के लोगों को होना चाहिए। और सातवां है, टू अंडरटेक पब्लिकेशन ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड टू इशू लिफलेट्स एंड पैम्पलेट्स टू फॉर गिविंग अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन टू कॉमन मैन। आम आदमी तक बौद्ध धर्म की जानकारी प्रसारित करने हेतु छोटी छोटी किताबें, छोटी छोटी लिफलेट्स, पैम्पलेट्स, इस तरह के बौद्ध साहित्यों का पब्लिकेशन करना। आज हमारे पास खुद का पब्लिकेशन हाउस नहीं है। आज जब हम लोग बाबा साहब की जयंती आती है तब हमारे पास अनेक किताबें मिलती है, बाबा साहब के राजनीतिक विचार, बाबा साहब के धार्मिक विचार, बाबा साहब के सामाजिक विचार, और लेखक होता है देशपांडे, तिवारी, त्रिपाठी। इस तरह के लेखकों के माध्यम से हमको बाबा साहब के राजनीतिक विचार बताए जा रहे हैं। आज आरएसएस के लोग द प्रिंट के माध्यम से और पता नहीं किस किस चैनल के माध्यम से, जो हम लोगों को लग रहे थे कि हमारे हैं, ये इस तरह से अब वो प्रचार कर रहे कि बाबा साहब तो आरएसएस के विचार के थे। तो आज हमारे पास हमारा पब्लिकेशन हाउस नहीं है, हमारे पास हमारी किताबें हम खुद पब्लिश करें, ऐसे रियल बुद्धिस्टों के और रियल अम्बेडकराइट लोगों के पास ये सारा साहित्य नहीं है। आठवां पॉइंट जो है, टू क्रिएट अ न्यू ऑर्डर ऑफ प्रीस्ट इफ इट बिकम्स नेसेसरी टू डू सो। अगर ये करना आवश्यक है, एक तो नए भिक्षुओं की श्रृंखला तैयार करो जो इन सारे शिक्षाओं को पार करके एक नए तरीके से एक नया भिक्षु तैयार करे और जो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम करे। नौवां पॉइंट बाबा साहब लिखता है, टू एस्टैब्लिश प्रेस और प्रेसेस फॉर कैरिंग ऑन द पर्पज ऑफ पब्लिकेशन। जो प्रकाशन हम करना चाहते हैं तो वो किसी ब्राह्मणों के प्रेस से, छापखानाओं से हम लोगों को नहीं करनी है, वो छापखाने भी हमारे पास होने चाहिए। तो इस तरह का नियोजन बाबा साहब ने किया था। और 10वां पॉइंट है कि भारत के बौद्धों के सभा और सम्मेलन लेकर उनको एक सामान्य कृति करने के लिए तैयार करना। ये 10 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, उद्देश्यों को लेकर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, ये संस्था बाबा साहब अंबेडकर जी ने निर्माण की। और आज ही के दिन 4 मई 1955 को बाबा साहब को इस संस्था का पंजीकरण प्राप्त हुआ। इस संस्था के 2 नियम बाबा साहब ने रखे। संस्था का सदस्य अगर होना है तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी होगी। अगर आप बौद्ध हो तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन मैं और एक इसमें ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स भी मुझे सुनते हैं, सिख भी मुझे सुनते हैं। बाबा साहब ने और एक मेंबरशिप रखी कि जिसको बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लेनी है वो एसोसिएट मेंबर हो सकता है। तो इस तरह से बाबा साहब ने कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि ये संस्था सिर्फ बौद्धों की होगी। बौद्धों के अलावा मुस्लिम्स भी इसके सदस्य बन सकते हैं, सिख भी इसके सदस्य बन सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, सभी लोग इसके सदस्य हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन रखी है, बाबा साहब ने एक कंडीशन रखी है, हु इज नॉट हॉस्टाइल टू बुद्धिस्ट रिलीजन, जो बौद्ध धर्म के लिए घातक नहीं हो, जो बौद्ध धर्म का विरोधक नहीं हो। और बाबा साहब ने यह क्लियर किया है कि बौद्ध धर्म का विरोधक कौन है। बाबा साहब का एक स्टेटमेंट है, बाबा साहब कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। यानी बौद्ध धर्म का कोई विरोधक है तो वो ब्राह्मण है। इसलिए इस संस्था का मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, इस संस्था का सदस्य मुसलमान हो सकता है, इस संस्था का सदस्य क्रिश्चियन हो सकता है, जैन हो सकता है, पारसी हो सकता है, कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक इस संस्था का सदस्य हो सकता है। केवल इस संस्था का ब्राह्मण कभी भी इस संस्था का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा साहब ने यह क्लियर कर दिया है कि जो बौद्ध धर्म को घातक है वो इस संस्था का सदस्य नहीं हो सकता। और दूसरी कंडीशन बाबा साहब ने रखी कि इसकी वार्षिक सभासद शुल्क भरना होगा। और वो कितनी बाबा साहब ले रहे हैं? 1 रुपया। 1 रुपया आपको इस संस्था को देना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने अंतिम समय तक उनकी मूवमेंट अगर चलाई है तो समाज के पैसों पे चलाई है। और यह संस्था भी बाबा साहब समाज के पैसों पे ही चलाना चाहते थे। और 1 रुपया प्रत्येक बौद्धों से और जो नॉन बुद्धिस्ट है उनसे चाह रहे थे कि इस संस्था को सहायता करने के लिए 1-1 रुपया दिया करे। तो इस तरह की संस्था बाबा साहब ने बनाई। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इसी संस्था के माध्यम से 9 लाख लोगों के बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में
पहले खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 1954 में बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। 1955 के मई महीने में बाबा साहब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का पंजीकरण प्राप्त करते हैं और 14 अक्टूबर 1956 में, यानी 1.5 साल बाद बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं। यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले बाबा साहब की बौद्ध धर्म की पूरी व्यवस्था बाबा साहब ने खड़ी कर दी थी। ऐसा नहीं कि पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ले उसके बाद बौद्ध धर्म की कोई शाखा या संस्था निर्माण करे। पहले संस्था निर्माण की और फिर बाबा साहब ने वो प्लेटफॉर्म सभी लोगों को दिया और 9 लाख लोगों को कहा कि यह संस्था बौद्धों की भारत की एकमेव संस्था होगी। इसी के माध्यम से बाबा साहब ने जो निर्धारित किए हुए उद्देश्य है, इसी के ऊपर अगर हम चलते हैं तो एक स्वतंत्र समाज व्यवस्था हम इस देश में कर सकते हैं। हमको किसी के सामने हाथ गिड़गिड़ाने की नौबत नहीं आएगी। हमारा खुद का एजुकेशन होगा, हमारी खुद की हेल्थ सिस्टम होगी, हमारा खुद का पब्लिकेशन हाउस होगा, हमारा खुद का ट्रेनिंग सेंटर होगा और इस तरह से सभी व्यवस्था हमारे पास एक सक्षम समाज को जितनी भी व्यवस्था लगती है वो खुद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास होगी। इस तरह से बाबा साहब ने इस संस्था का गठन किया। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 1956 को 9 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। दूसरे ही दिन चंद्रपुर में दूसरे दिन बाबा साहब का स्पीच हुआ और 16 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब की चंद्रपुर में 2 लाख लोगों के साथ दीक्षा हुई और आने वाले समय में कलकत्ता, दिल्ली, बंगाल, वेस्ट बंगाल, इस तरह से अलग अलग राज्यों में बाबा साहब की ये बौद्ध धर्म की दीक्षाओं का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका था। बाबा साहब अंबेडकर जी का 15 दिसंबर 1956 का मुंबई का कार्यक्रम, इसकी सारी तैयारी हो चुकी थी और इसकी जानकारी ऐसी है कि उस कार्यक्रम को 15 दिसंबर 1956 में होने वाला ये कार्यक्रम मुंबई के रेस कोर्स मैदान पर होने वाला था और इसकी जानकारी ऐसी प्राप्त है, गोडबोले वामनराव गोडबोले इनकी किताब में ये जानकारी प्राप्त है। उन्होंने लिखा था कि मुंबई में जितने भी कपड़ों के कारखाने थे, दुकानें नहीं कारखाने, कारखानों में से भी शुभ्र वस्त्र जो है, शुभ्र वस्त्र ये कंपलसरी हुआ करता था कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी है तो शुभ्र वस्त्र पहन के आया करे। तो 15 दिसंबर के कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए पूरे मुंबई के कपड़ों के जो कारखाने थे उसमें भी शुभ्र वस्त्र बिकने के लिए अवेलेबल नहीं था। इतने बड़े पैमाने पर 15 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए लोग बाबा साहब के दीक्षा के कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले थे, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया और 15 दिसंबर 1956 का ये कार्यक्रम हो ही नहीं पाया। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, इस तरह के राज्यों में जो बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म के दीक्षाओं के कार्यक्रम लेने वाले थे वो ठप हो गए और इसके बाद द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, इस संस्था को, जैसे ये संस्था काल के पर्दे के पीछे चली गई, इस तरह से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1956 में, यानी 1955 में बाबा साहब ने इस संस्था को बनाया और 1956 से ही इस संस्था को खत्म करने का काम शुरू हो चुका और इस संस्था को डाइवर्ट करने का काम, कोर्ट में अटकाने का काम ये शुरू हो गया। 1956 के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद उनके बेटे यशवंतराव भैया साहब अंबेडकर ये इस संस्था के चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में संस्था काम कर रही थी। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को विरोधकों के माध्यम से बचाने का काम आदरणीय भैया साहब अंबेडकर जी कर रहे थे और उन्होंने डटकर इस संस्था को जिंदा रखा। बहुत सारे लोग इस संस्था को खत्म करना चाहते थे क्योंकि ब्राह्मणी व्यवस्था नहीं चाहती थी कि बाबा साहब के उद्देश्यों के ऊपर काम हो। अगर इन उद्देश्यों के ऊपर काम होता है तो बहुत एक सक्षम समाज तैयार हो जाएगा। वो कभी ब्राह्मणों के दरवाजे पे खड़ा नहीं मिलेगा और कभी कांग्रेस जैसे पार्टियों के सामने और अभी के बीजेपी की जैसे पार्टियों के सामने हमारे बौद्ध वहां पर जाके तलवे नहीं चाटेंगे। इसलिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को खत्म करने का नियोजन शुरू हुआ, लेकिन उनके बेटे यशवंतराव अंबेडकर इन्होंने डटकर सामना किया। उनकी भी डेथ 1977 में हो गई और उनके डेथ के बाद आदरणीय मीराताई अंबेडकर जी इन्होंने संस्था के अध्यक्ष पद पर दावा किया, लेकिन परिणाम यह हुआ कि संस्था के पद पर दावा करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी की जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें चेयरमैन कौन होगा इसके बारे में लिखित स्वरूप में कोई निर्देश नहीं थे। इसलिए चैरिटी कमिश्नर ने ये जजमेंट दी, ये मेरे पास जजमेंट है उसके,
चैरिटी कमिश्नर ने जजमेंट दी कि संस्था के संविधान में नई तरीके से जो अध्यक्ष है उसके चुनने के कोई प्रावधान नहीं है, और इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि वो प्रावधान आप करें, और प्रावधान करने के बाद उस तरह की समिति, उस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम हम लोगों को तैयार करके दे। ये चैरिटी कमिश्नर की ऑर्डर है, जहां पर मीराताई अंबेडकर जी, आदरणीय मीराताई अंबेडकर जी का चेयरमैनशिप का दावा नकार दिया गया था। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, एक दो ही लाइन में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 14 अक्टूबर 1977 की जजमेंट है। ये जजमेंट में चैरिटी कमिश्नर कहता है, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू फिल इन द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट. The constitution is silent on this point, so also it is not exhaustive to proper management of the society. The change report is thus not legal and valid, hence it is rejected. The parties are advised to approach the Charity Commissioner for getting a comprehensive scheme framed under Section 50 of the Bombay Public Trust Act. So far as the name of Sri Y.B. Ambedkar, yani Yashwantrao Bhimrao Ambedkar is concerned, it may be deleted from public trust entry as he is expired. तो चैरिटी कमिश्नर ने मीराताई अंबेडकर जी को ये ऑर्डर दी कि आप जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, ये चैरिटी कमिश्नर को मिलके वो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाए। लेकिन हुआ क्या, ये 1977 की ऑर्डर है। 5 साल तक इस ऑर्डर के ऊपर किसी ने काम नहीं किया, किसी ने इस ऑर्डर की तरफ देखा नहीं, और परिणाम ये हुआ कि 1981 में 70 अक्टूबर का 77, 78, 79, 80, 81 जुलाई महीने में 24 जुलाई 1981 को भैया साहब अंबेडकर जी यानी यशवंतराव भीमराव अंबेडकर जी के जो सहकारी हुआ करते थे, एस.वी. रामटेके और बाकी के लोग, इनको पता था कि चैरिटी कमिश्नर ने किस तरह का जजमेंट दिया हुआ है, तो अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो संस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यानी एक तरफ संस्था को समाज से खत्म करने के लिए कुछ लोग काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका पंजीकरण ही रद्द हो, इसलिए सरकार के माध्यम से भी काम चल रहा था। तो इन लोगों ने, जो बाबा साहब अंबेडकर जी के सहकारी थे, इन लोगों ने देखा कि संस्था का पंजीकरण रद्द हो सकता है अगर हम चैरिटी कमिश्नर के इस ऑर्डर के ऊपर फॉलो नहीं करते हैं। तो वो बाकी की जो प्रक्रिया उस समय हुई, वहां पर तो मैं जिंदा नहीं था, मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन एस.वी. रामटेके और इन लोगों के बीच क्या वार्तालाप हुई पता नहीं, लेकिन एस.वी. रामटेके और बाकी के लोगों ने चैरिटी कमिश्नर को अप्लाई किया कि जो चैरिटी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम आप हमको बनाकर देने के लिए कह रहे हैं, ये हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम आप ही बनाकर दो। और ये सारे नाम उन्होंने सबमिट किए, और बहुत सारे नाम सबमिट किए। चैरिटी कमिश्नर ने 24 जुलाई 1981 को ये स्कीम बनाकर तैयार करके दी। ये भी हाईकोर्ट की सर्टिफाई कॉपी है, हाईकोर्ट की सर्टिफाई कॉपी है, ये स्कीम है। ये स्कीम उन्होंने 24 जुलाई 1981 को दी, और इस स्कीम के तहत जो पुराने ट्रस्टीज थे, जो बाबा साहब अंबेडकर जी के नियुक्त किए हुए थे, वो सारे बूढ़े हो चुके थे। कोई जयपुर में रहता था, कोई मध्य प्रदेश में रहता था, अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में रहा करते थे। तो चैरिटी कमिश्नर ने इनसे एनओसी लाने के लिए कहा, तो इन्होंने एनओसी दे दी। बाबा साहब अंबेडकर जी के चुने हुए विश्वस्तों ने एनओसी दे दी कि नई विश्वस्त समिति बनाने में हमारी कोई उसमें दखलंदाजी नहीं होगी, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से नो ऑब्जेक्शन मिला। 17 लोगों के नाम आए थे। चैरिटी कमिश्नर ने कहा कि इतनी बड़ी संस्था में हम लोग इतने बड़े संख्या में विश्वस्त नहीं चुनेंगे। 17 पे से वो संख्या 7 पर आ गई। ये 7 भी नहीं थी, ये 11 थी। 11 में से 4 लोग मर चुके थे, इसलिए वो 7 हो गई। तो 7 में जो नाम थे, पहला नाम था शंकरन शास्त्री, ये भी बाबा साहब अंबेडकर जी के सहकारी हुआ करते थे। पीजी ज्योतिकर ये भैया साहब अंबेडकर जी के सहकारी हुआ करते थे। एस.वी. रामटेके, कोंडाजी, टी. आहिरे, के. सोगत, अशोक अंबेडकर और डी.डी. बाविस्कर, इन 7 लोगों को मिलकर ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ये कमिटी, विश्वस्तों की कमिटी, ये निर्धारित कर दी गई। मीराताई अंबेडकर जी ने, जिन्होंने 1977 में ये दावा किया था कि मैं इस संस्था की अध्यक्षा मुझे चुन लिया जाए, तो उनको लगा कि उनका नाम इसमें नहीं है और उनको क्यों इस संस्था में नहीं लिया है, तो उन्होंने इस ऑर्डर के खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट में केस दायर किया, पिटीशन दायर किया, और सिटी सिविल कोर्ट ने चैरिटी कमिश्नर की इस ऑर्डर को रद्द किया। चैरिटी कमिश्नर के इस ऑर्डर को रद्द करने के बाद संस्था ने 1982 में अशोक मुकुंदराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जी के
नेफ्यू मुकुंदराव अंबेडकर जी के बेटे अशोक मुकुंदराव अंबेडकर, इनको सभी विश्वस्तों ने मिलकर चेयरमैन इस पद पर लिया। और अशोक अंबेडकर जी ने सिटी सिविल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर के खिलाफ अशोक अंबेडकर इन्होंने सिटी सिविल हाई कोर्ट में अपील दायर की कि चैरिटी कमिश्नर ने जो स्कीम दी है वो ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और फिर ये केस यानी 1977 से लेकर 2013 तक, मेरा जन्म ही 1982 में हुआ है, यानी मेरे जन्म से पहले 1977 से इस संस्था को विवादित रखा गया। छोटे न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये प्रकरण गया। सिटी सिविल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ऐसे 2015 तक इस केस का सारा केस, इस संस्था का केस चलता रहा। और 2013 में 21 जून 2013 को हाई कोर्ट ने माना कि सिटी सिविल कोर्ट ने जो जजमेंट दी है कि ये नया विश्वस्त मंडल जो बनाया था ये गैर कानूनी है, वो गलत है। और हाई कोर्ट ने माना कि चैरिटी कमिश्नर ने जो काम किया है वो सही है। सिटी सिविल कोर्ट को इसमें कोई दखल अंदाजी देने का काम नहीं था और उनको नहीं पता चल रहा कि सिटी सिविल कोर्ट के जज ने ऐसी जजमेंट क्यों दी है। इन द मीन टाइम ये जो सब प्रकरण चल रहा था, तो मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये मेरे धम्म के खिलाफ होगा। कुछ लोगों ने, परिवार के ही कुछ लोगों ने भारतीय बौद्ध महासभा नाम से एक दूसरी संस्था खड़ी करने की कोशिश की और उन्होंने इस तरह का रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त कर लिया। जब अशोक मुकुंदराव अंबेडकर संस्था के अध्यक्ष इनको पता चला कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को मराठी में अनुवाद करके एक संस्था बनाई गई है, गठित कर दी गई है और उसका पंजीकरण भी प्राप्त किया है, तो अशोक मुकुंदराव अंबेडकर संस्था के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने चैरिटी कमिश्नर में केस दायर की कि ऑलरेडी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा स्थापन की हुई संस्था है और उस 1955 से ही इस संस्था को भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से अगर कोई दूसरी संस्था रजिस्टर्ड करता है तो ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए बहुत घातक होगा। बुद्धिस्ट लोगों को यह संभ्रम होगा कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये बाबा साहब की संस्था नहीं है, भारतीय बौद्ध महासभा ये बाबा साहब की संस्था है और बाबा साहब की मूल संस्था इससे खत्म हो जाएगी। तो चैरिटी कमिश्नर ने सारी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद चैरिटी कमिश्नर को लगा हाँ ये गलत है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को भारतीय बौद्ध महासभा इस नाम से कई सालों से जाना जाता है, 1955 से इस संस्था को जाना जाता है। और उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा को जो पंजीकरण दिया हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया हुआ था, वो उन्होंने रद्द किया और भारतीय बौद्ध महासभा ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की का मराठी अनुवाद है, इस तरह से उन्होंने ये जजमेंट दी। वो जजमेंट भी मेरे पास है, वो ये वो जजमेंट है। ये जजमेंट कौन से तारीख को दी थी मैं आप लोगों को उसका डेट बताता हूं। ये जजमेंट हुई थी 2 मार्च 1987 को ये जजमेंट हुई थी। इस जजमेंट का मैं जो ऑर्डर है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द एप्लीकेशन एग्जिबिट 1 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ भारतीय बौद्ध महासभा इज डिसमिस्ड विद ऑर्डर्स टू कॉस्ट। ये पहला ऑर्डर दिया कि भारतीय बौद्ध महासभा का रजिस्ट्रेशन ये डिसमिस किया जाता है, किसी तरह से इसको नया पंजीकरण नहीं मिलेगा। और दूसरा ऑर्डर दिया था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेंट अलोंग विद द लिस्ट should not be returned to the applicant। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया था एप्लीकेंट्स को, एप्लीकेंट्स का नाम मैं नहीं बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो लोग कानूनी क्षेत्र में हैं इस जजमेंट को खुद से पढ़े, क्योंकि इससे मेरे ही कुछ लोगों की बदनामी होती है। तो मैं वो नाम नहीं बताना चाहता कि किन लोगों ने भारतीय बौद्ध महासभा को रजिस्टर करवाया था। और फिर चैरिटी कमिश्नर ने ये जजमेंट दी और उन्होंने कहा कि भारतीय बौद्ध महासभा का मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है उसको जब्त किया जाए। तो आज भारतीय बौद्ध महासभा नाम की कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। भारतीय बौद्ध महासभा ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ही मराठी हिंदी अनुवाद है। इस तरह की कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। ये एक क्योंकि बाबा साहब ने इंग्लिश में संस्थान निर्माण की थी, आज भी हमारे लोगों को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये नाम का उच्चार करना उनको नहीं आता। मैं देख रहा हूं पढ़े लिखे लोग
कभी इसको बुद्धिस्ट इंडिया सोसाइटी कहते हैं, इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी कहते हैं, इसका नाम ठीक से नहीं लेते। इसलिए बाबा साहब ने हमारे लोगों को, जो अनपढ़ थे, उनको ये समझ में आया, इसलिए भारतीय बौद्ध महासभा इस नाम का प्रयोग बाबा साहब किया करते थे। ये एक ही संस्था है जिसके दो नाम है, एक इंग्लिश में और दूसरा मराठी में, तो हिंदी में। तो इस तरह की ये संस्था रही। 2013 को जब ये जजमेंट हुआ तो जो मैंने नाम लिए थे 7 नाम, उसमें से 2 ही लोग जिंदा थे, अशोक अंबेडकर और पीजी ज्योतिकर। पीजी ज्योतिकर, मैं ये पूरी बयान दे रहा हूं और पूरे सबूत मेरे पास है, मैं ये दिखाना भी चाहूंगा आपको, वरना ऐसे नहीं लगे कि कोई मैं किसी की बदनामी कर रहा हूं। ये विश्व हिंदू समाचार नाम का मैगजीन है। इस मैगजीन में पीजी ज्योतिकर, इनका ये जो है, ये ब्रैकेट में दिख रहे हैं आपको, ये है पीजी ज्योतिकर और इनका ये लेख है। और लेख में वो कह रहे हैं कि वो जो है ये गुजरात के विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पीजी ज्योतिकर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य है, ये खुद कह रहे हैं, ये खुद उन्होंने यहां पर लिखा। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उन्होंने उनका जो उल्लेख किया जाता है वो विश्व हिंदू परिषद के टॉप मोस्ट लीडर के नाम से उनका ये जिक्र किया जाता है। जब इनकी एंट्री हुई तब शायद ये विश्व हिंदू परिषद में काम नहीं किया करते होंगे, लेकिन उसके बाद पता नहीं, ये 40 साल गुजरे, 40 साल में आदमी कहां से कहां बदल जाता है पता नहीं चलता। तो पीजी ज्योतिकर ये विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़कर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जब संस्था का ये निकाल आया 21 जून 2013 को, तो अशोक अंबेडकर और पीजी ज्योतिकर, यह दो ही लोग जिंदा थे। एक विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ था और अशोक अंबेडकर जी के खिलाफ बहुत सारे परिवार के लोग ही थे, क्योंकि उनके अधिकार चले गए थे। तो अशोक अंबेडकर जी अकेले लड़ रहे थे। मैं 2010 से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ये सारी केसेस हैंडल किया करता था। कोर्ट में जाना, बयान क्या देना है, किस तरह से पिटिशंस बनाई जाएंगी, कहां पर सिग्नेचर करनी है, ये सारा मैं देखा करता था। तो हम लोगों को लगा कि पीजी ज्योतिकर, अब जब केस खत्म हुई है और 5 लोग जिंदा नहीं है, तो ये अपना चेंज रिपोर्ट डालेंगे और 5 लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग इसमें घुसना चाहते थे। आज जो आरपीआई बीजेपी के साथ काम कर रही है, उसके अध्यक्ष खुद इसमें इंटरफेयर कर रहे थे और आज भी वो नेशनल एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं। जो हिंदुओं के देवी देवता के पास जाते हैं, बीजेपी के तलवे चाटते हैं, राज्यसभा पर है, वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पीजी ज्योतिकर द्वारा नियुक्त किए गए राष्ट्रीय सलाहकार है, जिनको खुद सलाह की जरूरत है, वो बाबा साहब के इस संस्था को सलाह देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाह रहा था कि 2013 में जब हम लोगों को पता चला कि किस तरह से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को आरएसएस जो है, विश्व हिंदू परिषद है, किस तरह से इसके ऊपर नियंत्रण लाना चाहती है, अपने 5 लोग विश्वस्त, क्योंकि इस संस्था में विश्वस्त की संख्या 7 है, तो 5 लोगों की जरूरत थी। और पीजी ज्योतिकर, इनका कहना था कि वो 5 सारे के सारे लोग ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग होंगे और हम लोग डट कर इसका सामना कर रहे थे। तो हम लोगों ने चैरिटी कमिश्नर में जाके 2013 में ही हम लोगों ने ये रिपोर्ट दायर की। मेरे पास ये सारी फाइल्स मैं आज लेकर बैठा हूं। 2013 में हम लोगों ने चैरिटी कमिश्नर में ये चेंज रिपोर्ट दायर किया और उन 5 लोगों में, जो 5 लोग हम लोगों को भरने थे, वो 5 लोग हमने भरे। ये चैरिटी कमिश्नर का सिक्का है, मैं कोई आप लोगों को मनगढ़ंत पेपर्स नहीं दिखा रहा। और ये यहाँ पर मेरा नाम है राजरत्न अशोक अंबेडकर। तो यहाँ पर मैं संस्था का विश्वस्त के तौर पर मेरी एंट्री 2013 में हुई। 2013 में खुद अशोक अंबेडकर जिंदा थे। फिर मीराताई अंबेडकर जी ने देखा कि हाईकोर्ट ने उनकी जो पिटीशन है, उनकी जो निर्णय है, उसको रद्द किया है। उनके तो साइड से, पक्ष से जो निर्णय आया था वो रद्द हुआ है और अशोक अंबेडकर जी और ये लोग जीत गए। तो अशोक अंबेडकर जी के खिलाफ आदरणीय मीराताई अंबेडकर जी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये जजमेंट, ये पिटीशन दायर की कि ये जो हाई कोर्ट का निर्णय है ये गलत है, हमको ये मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2015 को और 15 अप्रैल 2015 को 2 बार जजमेंट दी कि हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो सही है
और इसी को माना जाए। और 2015 से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो 1977 से सिटी सिविल कोर्ट, चैरिटी कमिश्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फंसाई हुई थी, फंसा कर रखी हुई थी ताकि बाबा साहब के इन उद्देश्यों के ऊपर काम ना हो सके, वो 2015 में मुक्त हो गई और हम लोग इस संस्था का काम करना शुरू कर दिए। मैंने देखा कि विश्व हिंदू परिषद के लोग हम लोगों को इस संस्था का काम करने नहीं दे रहे और कई राजनेता जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं हम लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं। संस्था को कोर्ट में, चैरिटी कमिश्नर में ये बीजेपी के लोग इसमें घुसाए जाने की बहुत प्रक्रिया कर रहे हैं। मैंने खुद 2015 में श्रामणेर दीक्षा ली और श्रामणेर दीक्षा लेकर फिर मैं संस्था का काम करना शुरू कर दिया। 2016 में हमारे पास कोई संगठन नहीं था। 2016 में, 17 में और 2017 में अशोक अंबेडकर जी का 8 दिसंबर 2017 को निधन हो गया और अब संस्था में एक ही ओरिजिनल ट्रस्टी रहे, वो थे पीजी ज्योतिकर। लेकिन अशोक अंबेडकर जी ने उनके जीवन में एक काम कर दिया था कि 2013 में ही उन्होंने 5 ट्रस्टीज को पहले से ही मान्यता दे दी थी, उनकी एंट्री कर दी थी, उनको शामिल कर दिया था और इसलिए पीजी ज्योतिकर अब अकेले ही ट्रस्टी नहीं थे, कुछ रिपोर्टिंग ट्रस्टीज भी थे और इसलिए उसमें मैं भी एक था और इसलिए पीजी ज्योतिकर के हाथ में यह संस्था जाने से बच गई। अगर अशोक अंबेडकर जी ने 2013 में यह चेंज रिपोर्ट नहीं दायर किया होता तो आज पीजी ज्योतिकर विश्व हिंदू परिषद के पास यह संस्था, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बाबा साहब अंबेडकर जी ने स्थापन की हुई संस्था, यह आज उनके पास चली गई होती और बाकी के सभी लोग बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग थे वो इस संस्था में विश्वस्त बन चुके होते और यह संस्था समता के काम करने के बजाय समरसता का काम इस संस्था के माध्यम से हो चुका होता। लेकिन अशोक अंबेडकर जी ने 2013 में ही अपना चेंज रिपोर्ट डाल दिया। अशोक अंबेडकर जी के डेथ के बाद, निधन के बाद चैरिटी कमिश्नर में सभी लोग खुश थे कि अशोक अंबेडकर जी जो हमेशा ऑब्जेक्शन लिया करते थे और पीजी ज्योतिकर, इनका जो चेंज रिपोर्ट था 2015 का और उससे भी पहले के कुछ चेंज रिपोर्ट थे, उसको रोक लगाई रखी थी। अब अशोक अंबेडकर ही जिंदा नहीं है, अब रोकने के लिए कौन है? तो इस तरह का खुशी का माहौल चैरिटी कमिश्नर में था और धन्यवाद है उस जोशी मैडम का जो बीजेपी का काम किया कर रही थी, अंदर बैठकर काम कर रहे थे। तो ये सभी लोग शासन, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की थी, कोर्ट आज भी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से काम चल रहा है, आरएसएस के जेब में ये कोर्ट्स है। तो ये सभी लोग इस संस्था को, बीजेपी को और आरएसएस को देने के लिए एक पैर पर काम कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल दी और जैसे कि कोर्ट हमारा है नहीं तो उसी चैरिटी कमिश्नर ने मेरा इंटरवेंशन एप्लीकेशन रद्द कर दिया। यह कहकर रद्द किया कि राजरत्न अंबेडकर 2013 से ट्रस्टी है और ये जो केस चल रही है, जो चेंज रिपोर्ट है, पीजी ज्योतिकर ने 2001 का चेंज रिपोर्ट डाला हुआ था और एक में उन्होंने और कुछ लोग इसमें डाले थे एंट्री करने के लिए। लेकिन जो लोग मुझे आज सुन रहे हैं उनमें से अगर कोई वकील है तो मैं आपको कहता हूं, अगर 2015 तक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का केस चल रहा है, 2013 तक केस चल रहा है और स्टेटस को का ऑर्डर है कि किसी भी तरह के बदलाव संस्था में नहीं कर सकते, तो 2001 में बदलाव कैसे कर सकते हो? यही मेरा प्रमुख प्रश्न था। लेकिन चैरिटी कमिश्नर इस बात को सुनने को ही तैयार नहीं था। तो मैं चैरिटी कमिश्नर ने मेरा जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट किया और इसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट में गया, रिट पिटीशन डाली और रिट पिटीशन ने, हाईकोर्ट ने ये माना कि ठीक है कि राजरत्न अंबेडकर 2013 से इस संस्था के विश्वस्त है, लेकिन 2001 का जो चेंज रिपोर्ट पीजी ज्योतिकर जी ने डाला हुआ था, उसी चेंज रिपोर्ट को 2015 में पीजी ज्योतिकर ने एक एफिडेविट में लिखकर कहा है कि ये 2001 का चेंज रिपोर्ट, क्योंकि संस्था की केस चल रही है, स्टेटस को चल रहा है, इसलिए ये चेंज रिपोर्ट में पीछे ले रहा हूं। अब पीजी ज्योतिकर कोर्ट में ये कह रहे थे, 2015 का जो एफिडेविट है वो छुपा कर रखे थे और 2001 का मेरा चेंज रिपोर्ट, इसको एक्सेप्ट करो, इस तरह से वो बयान दे रहे थे। अब अशोक अंबेडकर जी जिंदा नहीं है जो कानूनी तौर पर ऑब्जेक्शन लिया करते थे और मुझे ये ऑब्जेक्शन लेने के लिए ऐड नहीं कर रहे थे, तो मैंने ये बात हाईकोर्ट में जाकर रखी। हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि चैरिटी कमिश्नर 2001 के चेंज रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे और इस तरह से 2001 का चेंज रिपोर्ट पीजी ज्योतिकर इनका हमेशा के लिए रुक गया है और इनके जो लोग थे, इनके जो लोग
संस्था में शामिल होने वाले थे विश्वस्त के तौर पर चंदू पाटिल और हरीश रावलिया, दयानंद मोहिते तो अब दुनिया में नहीं है, ये दो लोग इस संस्था में विश्वस्त के तौर पर आने वाले थे। इनकी एंट्री हमेशा के लिए अब रुक गई है। अब ये लोग इस संस्था में विश्वस्त के तौर पर कभी आ नहीं सकते। इस तरह का हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर इस 2000 चैरिटी कमिश्नर को लगाई है और 2001 के चेंज रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह का जजमेंट दिया। तो ये संस्था की इस तरह से हम लोग संघर्ष करते करते यहां तक आए। 2018 में 2019 में ये सारी संस्था आज सेफ है, सिक्योर है। कोई बीजेपी के लोग, कोई आरएसएस के लोग अब संस्था में विश्वस्त के तौर पर ऐड नहीं हो सकते। ये मैंने अपने जीवन में, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम मैंने किया कि संस्था को आरएसएस से और बीजेपी से बचाने का काम मैंने किया। अब संस्था में कोई नया, जब तक ये जजमेंट नहीं आती तब तक कोई बदलाव इसमें नहीं होंगे और हम लोग ये काम करेंगे। और इसलिए, शायद इसलिए आज मैंने तो आपको स्टैम्प किए हुए पेपर्स बताए जिसमें मैं विश्वस्त हूं और सभी लोगों ने, कार्यकारिणी ने, विश्वस्त की कार्यकारिणी ने मुझे अध्यक्ष तौर के ऊपर चुना और मैं विश्वस्त अध्यक्ष बन गया, यानी विश्वस्तों का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उसका मैं अध्यक्ष हूं और नेशनल कमेटी का भी मैं अध्यक्ष हूं। तो दो पदों के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, एक विश्वस्त अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कानूनी तौर पर सेंट्रल बैंक में इसका अकाउंट है। पिछले 3 या 4 सालों से इसका आईटी रिटर्न भरा जाता है, सभी तरह का ऑडिट दिया जाता है। इस तरह का काम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में मैंने पिछले 3 सालों में किया। 2015 से हम लोग ये काम कर रहे हैं, तब तो मैं एक साधारण सदस्य के तौर पे काम कर रहा था। 2018 से मैं अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहा हूं और पिछले 3-4 सालों का आईटी रिटर्न हम लोगों ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का भरा। और एक खुशी की बात बताता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जी ने स्कूल और कॉलेजेस की बात कही है कि बौद्धों की स्कूल और कॉलेज होने चाहिए। मैंने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस बनाने के एक स्टेप ऊपर जाते हैं और यूनिवर्सिटी का प्रपोजल हम लोगों ने रखा। कर्नाटक में हम लोगों को 25 एकड़ जमीन मिल गई है, महाराष्ट्र में हमारे पास 50 एकड़ जमीन है। तो आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो 10 उद्देश्य हैं उनमें से एक उद्देश्य हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, वो है स्कूल और कॉलेजेस की निर्मित पढ़ाई, जो वैज्ञानिक पढ़ाई है और जो सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास की पढ़ाई है, वो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। मैं खुद वियतनाम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में जाकर आया हूं। मैं खुद थाईलैंड के महाचुलालोंगकोंग राजा महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में और उनके डीन से, पुणे के हमारे जो साथी है डॉक्टर शांतिपाल ओल सर, उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे ये दिया। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मैं आप लोगों को फिर से एक अच्छी खबर देता हूं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब अंबेडकर जी ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के माध्यम से यहां पर खड़ी की कि वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट जो सहायता करेगी वो लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद हम लोगों ने इस संस्था के पास जाना ही छोड़ दिया था। मैंने जैसे ही मैं अध्यक्ष तौर पर चुना गया, मैंने पहला काम किया कि वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के हेडक्वार्टर में गया थाईलैंड में और इस संस्था को पुनर्जीवित किया। इस संस्था का मैं और एक बार बताता हूं, इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के हेडक्वार्टर में आरएसएस के लोगों का नाम देकर रखा था। और फिर मैंने सारे पेपर देने के बाद हेडक्वार्टर में बताया कि इनका संस्था में कोई लेना देना नहीं है और इन लोगों को उस संस्था की लिस्ट में से, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की लिस्ट में से इनको डिलीट किया गया। और फिर आज आप लोग वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इंडियन रिलीजन सेंटर्स में जाकर इंडिया में देख सकते हो कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट और ट्रस्टी के नाम लिस्ट में मेरा नाम वहां पर दर्ज है। और मैंने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के दस्तावेज में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाम फिर से उसको पुनर्जीवित किया। आज WFB हम लोगों को वहां पर बुलाती है, हमेशा अपनी बात रखने का मौका देती है। पिछले 2 साल पहले मैंने अपनी बात वहां रखी और परिणाम यह हुआ कि मुझे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के स्टैंडिंग कमेटी के सेक्रेटरी पद पर लिया गया। तो ये एक अच्छी खबर बुद्धिस्ट सोसाइटी के लिए थी कि आज WFB के साथ जुड़कर हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है उनके सामने हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तौर पर अपनी बात रखते हैं। मेरे रिसर्च पेपर यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में छापे जाते हैं। तो इस तरह से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को फिर से एक अच्छा इमेज देने का काम हम लोगों ने
वहाँ पर किया। तो अब हम लोग ये काम कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए, हॉस्पिटल्स बनाए जाए। ये बाबा साहब का और एक इसमें ऑब्जेक्टिव था, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक नर्सिंग कॉलेज की हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। ये लॉकडाउन की वजह से ये सारा काम रुक गया, तो इस तरह का काम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का हम लोग कर रहे हैं। तो ये आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के इसी संस्था का ये 65th एनिवर्सरी है, फाउंडेशन डे है। तो इसी माध्यम से मैं चाह रहा था कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो भ्रम है, संभ्रम है, ये लोगों से दूर हो और बाबा साहब की ये संस्था खड़ी करने में, इसको जिंदा करने में, इसका काम आगे लेकर जाने में आप लोग सहायता करें। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संस्था के माध्यम से हम लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा के कार्यक्रम करते हैं, बौद्धों की गणना करने का काम कर रहे हैं और सभी लोगों को, जितनी लोग भारत में बौद्ध रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, उनकी खुद की डायरेक्टरी बनाने का काम भी हम लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से कर रहे हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट है www.tbsoi.org.in। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पहले अक्षर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया tbsoi.org.in, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट हमारी तैयार है। बौद्ध धर्म के दीक्षा के प्रमाण पत्र यहाँ पर दिए जाते हैं। बाबा साहब ने उस समय 1 रुपया आप लोगों से मांगा था, आज वो 1 रुपये के बजाय हम लोग 10 रुपये ले रहे हैं मेंबरशिप फी, और 15 रुपये और आई कार्ड, ये सारा मिलाकर धम्म दीक्षा के प्रमाण पत्र, ये सारा मिलाकर 30 रुपया कि ये जो फीस है, ये संस्था को, जो संस्था का खाता है कैनरा बैंक में 267510101737, ये संस्था का अकाउंट नंबर है। CNRB 00267 ये IFSC कोड है। ये संस्था का ऑफिशियल अकाउंट है। RSS के लोग और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लोगों में संभ्रम निर्माण किया जाए और राजरत्न अंबेडकर को, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को जो लोग पैसा देना चाहते हैं वो पैसा उनको ना मिले और हम संस्था का काम ना करें और बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा ना करें। इसलिए बहुत सारे लोग संभ्रम और मैसेजेस बनाया करते हैं और मैं खुद RSS से काम करता हूं, RSS के इशारों पे काम करता हूं। इस तरह का भ्रम फिर निर्माण करने का काम लोगों में करते हैं ताकि बाबा साहब, मेरा कुछ नहीं है, मैं खुद मेरे इसी कैबिन में बैठकर वहां पर अपनी नौकरी कर रहा हूं। साल का 8 लाख का पैकेज मेरा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ काम कर रहा हूं ये बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करने का काम मैं कर रहा हूं। और इसीलिए ये उद्देश्य पूरे ना हो, बाबा साहब की यूनिवर्सिटीज खड़ी ना हो, बाबा साहब की सेमिनरीज खड़ी ना हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस तरह की ट्रेनिंग्स बताई है, जिस तरह का पब्लिकेशन हाउस बताया है, ये सारा खड़ा ना हो और बौद्धों की स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी ना हो। इसलिए RSS और उनके माध्यम से जो बहुजनों में काम कर रहे हैं वो लोग हमेशा ये कोशिश में लगे होते हैं कि राजरत्न अंबेडकर के खिलाफ कोई ना कोई मैसेज छोड़े ताकि लोगों को भ्रम में किया जाए। अभी मैं पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में जाके आया हूं और वहां के जो चेयरमैन हैं उनको मैंने पूरा मेमोरेंडम दिया और उसमें बीजेपी और RSS को बैन करने की मांग की है। अगर मैं RSS से काम कर रहा होता, RSS के फंड पे काम कर रहा होता, तो क्या USCRF में जाके RSS को बैन करने की मांग करता? आज भी मैं पूरे तौर से RSS, बीजेपी, कांग्रेस, ये ब्राह्मणी व्यवस्था की जो पार्टियां है, संस्था है, इनके खिलाफ काम कर रहा हूं। लेकिन फिर भी हमारे बहुजनों के कुछ नेता है जो उनको लगता है कि राजरत्न अंबेडकर अगर बढ़ते गया तो उनकी दुकानें खत्म हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो वो इस तरह के भ्रम निर्माण करते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं किसी को प्रत्युत्तर नहीं देना चाहता। जो लोग, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, कौन सच्चा है कौन झूठा है। बुद्ध के माध्यम से बुद्ध ने कहा कि अपनी बुद्धि लगाओ, तर्क लगाओ। आप लोगों को लगता है अगर गलत है तो गलत है, आप लोगों को लगता है सही है, आपके बुद्धि को लगता है, तर्क करके किसी भी प्रिजुडाइज माइंड से मत सोचिए और एक न्यूट्रल होके अगर पूरी बातों को देखते हैं तो आप लोगों को सच्चाई पता चलेगी। तो आज हम लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का 65th फाउंडेशन डे मना रहे हैं। भारत के और भारत के बाहर सभी बौद्धों को और सभी मानव जाति के लोगों को मैं इस संस्था की फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस संस्था को बढ़ाने के लिए, इस संस्था का जो ऑब्जेक्टिव्स है इसको पूरा करने के लिए आप लोग मेरी सहायता करें। यही आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।